हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का और स्पेशली कहें तो बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि भैया बोर्ड एग्जाम 2024 और आने वाले सभी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप देखोगे ये टॉपिक क्लास 10 बायोलॉजी का है और भैया हर साल ये टॉपिक पूछा जाता है। अब देखिए, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भैया इस टॉपिक से किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। 2024 बोर्ड परीक्षा में 101% ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है ना। आप देखना, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना, मानव हृदय, ये टॉपिक हमारा है मानव हृदय। आपको पता होगा, जिनको पता है वो जान चुके होंगे और जो सर्च करके आए होंगे भैया उनको पता होगा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि भैया मानव हृदय में किस किस टाइप से प्रश्न बनते हैं और पूरा टॉपिक एकदम डिटेल से समझने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले यहां पर समझिए कि मानव हृदय से किस किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपसे एकदम इजी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि मानव हृदय क्या है, बताइए। एक लेख द्वारा, ठीक है ना, ये देखिए लेख, एक लेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। यानी भैया इसमें आपको बताना है कि मानव हृदय हमारा क्या है और उसमें एक आपको लेख लिखना है, ठीक है ना। और उस लेख में आपको ये बताना है कि यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो प्रश्न है ना, पहला वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि मानव हृदय की अनुलंब काट का, यानी मानव हृदय की अनुलंब काट का, बोले तो खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, अनुलंब का मतलब होता है कि भैया हमको आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है। कौन सी संरचना का? आंतरिक संरचना का, हृदय की आंतरिक संरचना का फिगर बनाना है। अगला इसमें प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्न भी 4 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, केवल डायग्राम वाला। अब देखिए, इसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है ना। आपको डायग्राम के साथ में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें बन जाता है कि मानव हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा धमनी एवं सिरा में अंतर बताइए, ठीक है ना। इस तरीके से तीसरा प्रश्न बन जाता है और ये वाला जो प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में 6 नंबर का, यानी ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है ना। चौथा वाला प्रश्न आपसे बन सकता है कि मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाकर उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग प्रदर्शित कीजिए। अब बच्चों यहां ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन को मैंने एक साथ ले लिया है और इन चारों क्वेश्चन का जो आंसर है वो भैया आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर में मानव हृदय क्या है, इसके बाद में हम इसकी क्रियाविधि को समझाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम आप लोगों को बताएंगे मानव हृदय के आंतरिक संरचना के प्रत्येक भाग को, ठीक है ना। और फिर हम लोग बात करेंगे जो आगे की चीजें हैं, ठीक है ना। तो भैया ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा मानव हृदय, है ना। तो हेडिंग लगा लीजिए मानव हृदय। अब ध्यान से समझना, आपको मैं अगर मानव हृदय की यहां पर दिखाऊं, ठीक है ना, मानव हृदय को, तो देखो मानव हृदय कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। इस तरीके का मानव हृदय होता है। मानव हृदय में टोटली अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। अब देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले सबसे पहले मानव हृदय क्या है वो समझ लीजिए। तो देखिए, मानव हृदय यानी हृदय मनुष्य के शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो विशेष प्रकार की हृदय पेशियों के द्वारा बना होता है। इसका आकार मुट्ठी की तरह होता है। देखो भैया, यहां पर ये जो मैंने आपको बताया ना, इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। सिंपल सा अगर आप यहां पर इसके डायग्राम पर फोकस करोगे तो वही चीज मैंने लिखी है कि हृदय मनुष्य के शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आप जिसको दिल कहते हो ना, वो आपका हेड होता है, वही हम लोगों का हृदय होता है। जिसको आप अपनी भाषा में दिल कहते हो तो वो दिल नहीं, हृदय होता है। और अगर आपका हृदय काम करना बंद कर दे तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए हृदय जो होता है मनुष्य के शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। वही चीज मैंने लिखी कि हृदय मनुष्य के शरीर का महत्वपूर्ण यानी अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो विशेष प्रकार की हृदय पेशियों, यहां देखिए इस पर फोकस करना, हृदय पेशियों के द्वारा बना होता है। यानी अगर आप देखोगे तो इस हृदय का जो निर्माण होता है वो हृदय पेशियों के द्वारा होता है।
है ना, इस किसका बना होता है, हृदय पेशियों के द्वारा। इसका आकार आप देख सकते हो कि मुट्ठी की तरह होता है। तो भैया मैंने कुछ अपने तरफ से कहीं नहीं लिखा, जो मैंने फिगर में देखा है उसी से मैंने सब कुछ लिखा है ना। और रटने का प्रयास मत करना, हर चीज समझते चलना। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले आपको समझनी चाहिए वो है मानव हृदय की क्रिया विधि। देखो स्टूडेंट, सब लोग आपको रटा देते होंगे ये वाला प्रश्न, बट मैं आपको रटाने नहीं समझाने आया हूं, ठीक है ना। आपको मैं समझाने आया हूं ताकि आप दूसरों को समझा सको। देखिए मानव हृदय की क्रियाविधि का मतलब होता है कि जो मानव हृदय होता है ये किस तरीके से कार्य करता है ना। ये मानव हृदय किस तरीके से कार्य करता है तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर ध्यान से समझो कि जो मानव हृदय का कार्य होता है, प्रमुख कार्य इसका क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाना होता है। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को शरीर के बारे में थोड़ा सा पता है तो कोई बात नहीं, बट आपको मैं बता दूं शरीर में जितना भी आपका रुधिर होता है, ठीक है ना, सबसे पहले जो रुधिर बनता है वो सबसे पहले आपका हार्ट में जाता है, यानी हृदय में जाता है। इसके बाद शरीर के प्रत्येक भागों तक जाता है। तो मानव हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को पहुंचाना, ठीक है ना। हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण भी करता है। अब ये रुधिर को क्यों ग्रहण करता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहली बात ये समझनी है कि जो रुधिर होता है, यानी कि जो आपका हृदय होता है, इसके द्वारा ही सभी अंगों में, शरीर के सभी अंगों में रुधिर क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ हृदय शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को ग्रहण भी करता है। आगे देखिए, हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है, यानी जो आपका हृदय होता है ये शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। अब ये ऐसा क्यों करता है, ये हमारे शरीर के लिए इसलिए पंप करता है क्योंकि भैया हमारा शरीर निरंतर आता है, निरंतर जाता है। कुछ ऑक्सीकृत होता है, कुछ अनऑक्सीकृत रुधिर होता है। ऑक्सीकृत का मतलब होता है कि जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और अनऑक्सीकृत का मतलब होता है जिसमें रुधिर की मात्रा नहीं होती है, ठीक है ना। इस कार्य के लिए हृदय हर समय सिकुड़ता है और स्थिर होता रहता है। देखो सिकुड़ने का मतलब कहना, सिकुड़ने का मतलब क्या होता है भैया, किसी भी चीज को लो और एकदम दबा दो तो सिकुड़ जाएगी, उसको फुला दो तो वो, सिकुड़ने का मतलब होता है, मतलब सिकुड़ता है और स्थिर होता रहता है, सिकुड़ जाता है और फिर एकदम बराबर अपनी मात्रा में आ जाता है। तो उस तरीके का ये हमारा रुधिर होता है, मतलब कि आपका जो हृदय होता है सिकुड़ता है और स्थिर होता है, ठीक है। आगे देखिए, हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ दिया जाता है कि प्रकुंचन से आप क्या समझते हो, तो आप लिख दोगे कि हृदय के सिकुड़ने की क्रिया को प्रकुंचन कहते हैं, और इसको हम लोग सिस्टोल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तथा स्थिर होने को हम लोग अनुशीतलन बोलते हैं और इसको डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे आप लोग इसी में कि अलिंदों के स्थिर होने से, अब देखिए जो आपके अलिंद होते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा सा अब बताने वाला हूं, ध्यान से समझना, ठीक है, डिटेल से एकदम। अब देखो ये जो आपका हृदय है, सबसे पहले इसको समझ लो। हृदय में आपके टोटल 4 भाग पाए जाते हैं, ठीक है ना। हृदय में टोटल 4 भाग पाए जाते हैं। सबसे नंबर 1 वाला भाग आपका ये होता है, नंबर 2 वाला भाग आपका ये होता है, नंबर 3 भाग आपका ये होता है, और नंबर 4 ये होता है। देखो बच्चों यहाँ ध्यान समझो, ये जो 4 भाग होते हैं ना, इनमें बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि मेनली ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है ना, स्पेशली इन 4 अंगों के द्वारा ही हर चीज क्रिया होती है। बाकी ये जो आपको चीजें ऊपर दिख रही है ना, इनसे रुधिर जाता है और बाहर आता है। मेन कार्य ये 4 चीजें करती हैं। जो 4 चीजों को सबसे पहले बताते हैं, फिर बाद की चीजों को बताएंगे। सबसे नंबर 1 जो देखिए, इसमें आपके 2 हिस्से होते हैं, है ना। सबसे पहला इधर वाला जो हिस्सा, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा होता है, अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दायां वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, दायां। और इधर साइड यानी राइट हैंड साइड, यानी ये हमारा बायां हिस्सा होता है। ये देखिए बायां हिस्सा होता है। अब बात समझिए, सबसे नंबर 1 इधर जितने ये ऊपर वाला, जो आप लोगों का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे कि ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा, और इधर ये वाला, ठीक है ना, इधर ये वाला और इधर ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अलिंद, ठीक है ना। अलिंद का नाम आपने अभी सुना, तो मैंने उसी टाइम पर जस्ट अभी हमने आपको ये दिखाया। तो ये जो आप लोगों के हैं ये आपके क्या है, अलिंद हैं, ठीक है ना। ये आपके अलिंद हैं। जस्ट इसके नीचे स्टूडेंट आप लोगों के पाए जाते हैं निलय। ये दोनों आपके निलय हो जाते हैं। और ऊपर वाले ये देखिए, एक भाग आपको ये दिख रहा है और एक भाग आपको 1 2 3 4 है ना, ये ऊपर वाले दोनों भाग आपके अलिंद होते हैं, और ये नीचे वाले बच्चों दोनों भाग आपके क्या होते हैं, निलय होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो आपका हार्ट होता है ये कई हृदय पेशियों के द्वारा बना होता है, तो इसमें बहुत सारी इन अलिंदों के द्वारा अंदर भी हृदय पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब 4 भाग आपको पता चल गया ये क्यों 4 भागों से मिलकर के बना होता है। तो दायां अलिंद ये हो जाता है, बायां अलिंद आपका इस तरह ये हो जाएगा, और तीसरा वाला भाग आपका दायां निलय, और चौथा वाला भाग आपका बायां निलय हो जाता है, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं और भी चीजें, उनको अगर हम बताएं तो ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये
बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, यहाँ देखो ये पूरा हिस्सा इतना, इसी के द्वारा जो आप लोगों का अलिंद और निलय आपस में बटे हुए होते हैं इस पूरे हिस्से के द्वारा, और इस पूरे को बीच वाले भाग को हम लोग बोलते हैं विभाजन कक्ष। क्या बोलते हैं? विभाजन कक्ष, ठीक है ना। इसके बाद समझो यहां पर आप लोगों को कुछ ये बड़ी सी दिख रही है ना, ये कुछ मोटी सी, और ये देखिए समझना ध्यान से, ये वाली जो है, ये वाली, ये देखो ये वाली, ठीक है ना, यहां से लगा करके ये पूरी, ये जो यहां तक पूरी आई है ना इसको, तो इस वाले को बोलते हैं, यानी इस वाले को हम लोग बोलते हैं महाधमनी। ये वाली जो आपकी है ना, ये पूरी देखो ध्यान समझो, ये वाली, ये पूरी, ठीक है ना, यहां से लगा करके ये पूरी, ठीक है ना, ये पूरी, ये आपकी है महाधमनी, ठीक है ना। और जस्ट इसकी अगर हम बात करें, यहां पर देखो ध्यान से, अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट, इसकी, ठीक है ना, ये इस पूरे की, इस बड़े वाले आकार की, तो ये बड़ी सी जनरली दिख रही है आपको, ये हमारी होती है महाशिरा, ये आपकी महाशिरा होती है, और ये आपकी महाधमनी होती है, ठीक है ना, ये वाली, ये आपकी महाधमनी होती है। अब इन धमनियों से, महाशिराओं से कुछ चीजें निकलती हैं, जैसे कि आपकी फुफ्फुस धमनी, ये जो आपकी होती है फुफ्फुस धमनी भी निकलती है, ठीक है ना। और यहां अगर आप देखोगे तो ये आप लोगों की जो होती है ना यहां पर, ठीक है ना, ये आपकी एक फुफ्फुस शिरा भी यहां पर निकलती है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने पूरा हेड समझाया, हृदय समझाया। उम्मीद करते हैं ये हृदय आपको समझ में जरूर आया होगा। और देख लो यहां पर इस तरीके से दो और नलियां नीचे निकल के आती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने आपको हृदय के बारे में थोड़ा सा बताया, इसके आंतरिक संरचना के प्रत्येक भाग को अभी हम डिटेल से समझेंगे। बाकी आगे जो चीज आपकी रह गई है, हम लोग कहां थे कि यहां पर थे, देखो अलिंदों के स्थिर होने से महाशिराएं जो होती हैं, जब आपके अलिंद, यहां देखो ये जो आपके ऊपर वाले जो होते हैं ना अलिंद, ये जब ये आपस में स्थिर होते हैं तो जो महाशिराएं होती हैं वो क्या होती हैं? महाशिराओं से आ रहा रुधिर अलिंदों में आ जाता है, ठीक है ना। जब अलिंद क्या होते हैं, अलिंद एक जगह एकत्र, यानी अलिंद जो होते हैं बिल्कुल अपनी समान अवस्था में आ जाते हैं, तो उस टाइम जो रुधिर आ रहा होता है ना, महाशिराओं से जो रुधिर आ रहा होता है, यहां से देखो, यहां से जो रुधिर आ रहा होता है ना वो अलिंदों में आ जाता है, ठीक है ना, वो अलिंदों में आ जाता है। जबकि निलयों के स्थिर होने से, अब देखो जब आपके निलय स्थिर हो जाते हैं तो क्या होता है, रुधिर आपका अलिंदों से निलय में आ जाता है, ठीक है ना। ये कहां पर आ जाता है, फिर आपका ये निलय में आ जाता है। ओके, अब देखो आगे, जब हृदय सिकुड़ता है तो रुधिर अलिंदों से निलय तथा निलयों से महाधमनियों में चला जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों का जो अलिंद होता है, जब ये स्थिर होता है तो क्या होता है, इन महाशिराओं से जो रुधिर होता है अलिंद में आ जाता है, और इसके बाद जब ये निलय स्थिर होते हैं तो अलिंदों का जो रुधिर होता है, अलिंद में जो रुधिर एकत्रित हुआ होता है वो आके निलय में आ जाता है। इस तरीके से जब एक बार पंप करता है तो पूरा जो आपका लोगों का ये रुधिर होता है इसमें निलय में होता है, वो यहाँ से महाशिराओं के द्वारा, महाधमनी के द्वारा निकल जाता है, यानी इसके बाद वो आप लोगों का निकल जाता है, ठीक है ना। आगे समझो। और भैया ये जो क्रिया होती है निरंतर होती रहती है, यानी ये जो हमारा हार्ट होता है ये निरंतर पंप 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 किया करता है, ठीक है ना। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। कितने बार धड़कता है? 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को पता होगा तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न भी आ जाता है एमसीक्यू में कि जो मानव का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय होता है, वो कितने 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो सिंपल सी बात है कि 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं स्पंदन की दर, यानी कि जो ये धड़कता है 72 से 75 बार 1 मिनट में, तो उसको हम लोग कहते हैं स्पंदन की दर, यानी ये क्रिया आपकी स्पंदन की दर कहलाती है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने आपको मानव हृदय की पूरी क्रिया विधि समझाई, यानी मानव हृदय के पूरे कार्य को समझाया। इस तरीके से अगर आप एक भाषा में समझोगे तो जो मानव हृदय होता है इसका कार्य ये होता है कि ये भैया महाशिराओं के द्वारा रुधिर को लाता है। जब अलिंद होते स्थिर हो जाते हैं, जब अलिंद स्थिर होते हैं तो महाशिराओं से आ रहा रुधिर अलिंदों में आ जाता है। ओके, अब जब अय्या निलय से स्थिर होते हैं तो अलिंदों से निलय में रुधिर आ जाता है। और इस तरीके से जब पूरा का पूरा हृदय एक बार फिर पंप करता है तो जो भी जितना भी निलय में रुधिर होता है वो सारा महाधमनियों से आपके शरीर में प्रवेश चला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से मानव हृदय की क्रिया विधि कार्य करती है और ये निरंतर क्रिया चलती रहती है। आगे देखिए, अब हम लोग समझने वाले हैं इस पूरे के पूरे मानव हृदय के आंतरिक संरचना के प्रत्येक पार्ट को, ठीक है ना। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखो हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन, है ना। सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहां से मिल जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मानव हृदय से आपको ढूंढना पड़े। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो मानव हृदय की आंतरिक संरचना में सबसे पहला आपको पढ़ना है अलिंद व निलय, है ना। अलिंद व निलय के बारे में हमने आपको बताया तो इसके बारे में पढ़ना है। महाशिरा के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्होंने
जिनको अभी तक आपने नहीं सुना है, जैसे कि ट्रेबिकुलिकॉर्निया, ठीक है ना, ट्रेबिकुलिकॉर्निया, इसको पढ़ना है। स्पंदन केंद्र, इसको भी पढ़ना है, बिल्कुल नया नया आपको लिए है। फुफ्फुस तथा धमनी, है ना, इसको पढ़ना है। त्रिवलन एवं कपाट एवं द्विवलन कपाट, इसके बारे में पढ़ना, ठीक है ना। तो 1, 2 और 3 चीजें आपके लिए बिल्कुल नई हैं। इनके प्रत्येक भाग के बारे में अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे पहले बच्चों, अलिंद व निलय, यानी कि अलिंद व निलय क्या होते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना, मानव हृदय में कुल 4 भाग होते हैं। तो कितने भाग होते हैं? मानव हृदय में कुल 4 भाग होते हैं, मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपरी 2 भागों को हम लोग अलिंद कहते हैं, ठीक है ना, और 2 भागों को निलय कहते हैं, जिसमें एक दाया अलिंद व दूसरा बाया अलिंद होता है, तथा तीसरा हमारा, देखो पहला क्या होता है आपका दाया निलय होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है, देखो, जिसमें एक हमारा दाया अलिंद होता है, दूसरा हमारा बाया अलिंद होता है, तीसरा हमारा क्या होता है? दाया निलय होता है, चौथा हमारा बाया निलय होता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात। अलिंद व निलय आपस में जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग अलिंद व निलय, अभी मैंने आपको बताया किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो विभाजन दीवार के, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होती है? विभाजन दीवार, तो उसी के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अलिंद व निलय के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए। तो अलिंद व निलय के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे कि यहां पर समझो, अलिंदों की जो दीवार होती है, यानी जो आपके अलिंद होते हैं उनकी जो दीवार होती है पतली होती है, और इसकी उपेक्षा निलय की जो दीवार होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। इसीलिए कह रहा हूं, हर एक पार्ट को अगर आप ध्यान से समझोगे तो हर चीज आपको मैंने अपनी भाषा में लिखी है और सब समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखिए, आप लोग हेडिंग लगाएंगे महाशिरा, है ना, और महाशिरा में आप लोग लिखेंगे कि दाहिने अलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग खुली, यानी कि अलग अलग द्वार द्वारा, ठीक है ना, अलग अलग द्वार द्वारा खुली होती हैं, अलग अलग द्वार, अलग अलग छिद्र, यहां देखिए, अलग अलग छिद्र द्वारा खुली होती हैं। अब ये कहां होती हैं आप लोगों की महाशिराएं? तो देखो, ये जो होती हैं महाशिरा होती हैं, ठीक है ना, ये आपके होते हैं अलिंद, और देखिए अलिंद के ऊपर आपकी महाशिरा होती है, और ये देखो यहां पर, ठीक है ना, 2 नलियों के द्वारा ये खुली हुई होती है, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी कि दाहिने अलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग, देखो ये आपका है ना ये आपका दायां अलिंद, तो इसके ऊपर क्या? महाशिरा, ये 2 छिद्रों के द्वारा खुली होती है ना, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अग्र व पश्च महाशिरा, ठीक है ना। ये हमारी अग्र है और ये हमारी पश्च महाशिरा होती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें आपको मैंने फिगर के माध्यम से समझा रहा हूं। इसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे स्पंदन केंद्र, है ना, और स्पंदन केंद्र में आप लिखेंगे कि दाएं अलिंद में महाशिराओं के छिद्र के समीप शिरा गांठ होता है ना। यहां समझो कि दाएं अलिंद में महाशिराओं के छिद्र के समीप शिरा गांठ होता है। क्या होता है? शिरा गांठ होता है, जिसे, है ना, जो स्पंदन केंद्र कहलाती है ना। तो इसको आप लोग समझ लेना। सारी चीजें आपके लिए कोई नई नहीं है, अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखा तो हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना। इसके बाद फुफ्फुस तथा धमनी में देखिए, फुफ्फुस तथा धमनी में क्या है? तो देखिए, दाएं निलय से फुफ्फुस चाप निकलता है ना। दाएं निलय क्या होता है? तो भैया ये आप लोगों का, यहां देखिए, ये आप लोगों का दायां निलय है, ठीक है ना, और इससे क्या निकलता है? फुफ्फुस चाप निकलता है, जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाता है। कहां तक? फेफड़ों तक पहुंचाता है। यानी जो भी आप लोगों का शरीर से अशुद्ध रुधिर कहां आता है? सबसे पहले हृदय में आता है, और फिर किसके द्वारा? आप लोगों का जो फुफ्फुस चाप होता है, इसके द्वारा अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि फेफड़े में ही आप लोगों का रुधिर शुद्ध होता है। बायां निलय से महाकंड चाप निकलता है, जो संपूर्ण शरीर को शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। इसके बाद में देखो, जो भी आपका शुद्ध रुधिर होता है वो तो भैया महाकंड चाप के द्वारा चला जाता है पूरे शरीर में, लेकिन जो आप लोगों का अशुद्ध रुधिर होता है ना, अशुद्ध रुधिर, वो क्या करता है? वो फेफड़ों तक जाता है, क्योंकि उसको शुद्ध होना है ना। अशुद्ध रुधिर आपके शरीर को लाभ नहीं, हानि पहुंचाएगा, इसीलिए अशुद्ध रुधिर शुद्ध होने के लिए फेफड़ों तक जाता है, और फेफड़े ही होते हैं ना जो आपके रुधिर को शुद्ध करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जो संपूर्ण शरीर को शुद्ध रुधिर पहुंचाता है, जो आपका फेफड़ा होता है। इस तरीके से फुफ्फुस तथा धमनी के बारे में आपने समझा। अब लास्ट हेडिंग आपकी इसमें रहती है त्रिवलन तथा द्विवलन कपाट। इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आपको आंतरिक संरचना में पूरा का लिखना पड़ेगा। जो भी मैंने टॉपिक यहां पर पढ़ाए हैं आंतरिक संरचना के बारे में, सारे आपको पॉइंट लिखने पड़ेंगे। त्रिवलन के बारे में अगर समझें तो देखिए, दाएं अलिंद व निलय के मध्य अलिंद निलय अतः ये त्रिवलन कपाट होता है। यानी कि दाएं अलिंद व निलय के मध्य, दाएं अलिंद व दाएं निलय, है ना, अगर हम आपको दिखाएं तो ये देखो आपका दायां अलिंद है और ये आपका दायां निलय है। तो इसके मध्य में क्या होता है? यही तो होता है आप लोगों का क्या? मध्य अलिंद निलय। इसे हम लोग कहते हैं
त्रिवलन कपाट। यानी स्टूडेंट ये जो आप लोगों का होता है ये वाला भाग, ये वाला आपका होता है त्रिवलन कपाट, ठीक है ना। और यहां पर समझो ये वाला जो भाग आपका होता है ये वाला आपका होता है द्विवलन कपाट। अब देखो द्विवलन कपाट में क्या लिखोगे आप लोग, इसमें लिखोगे कि बाएं अलिंद व बाएं निलय के मध्य कपाट पर दो वलन होते हैं जिसे हम लोग द्विवलन कपाट कहते हैं। यानी ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये वाले, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाले होते हैं आपके द्विवलन कपाट। तो ये दोनों आपके द्विवलन कपाट होते हैं और ये दोनों आप लोगों को क्या होते हैं, त्रिवलन कपाट होते हैं, ठीक है ना। द्विवलन कपाट और त्रिवलन कपाट, चीजें समझ में आ गई सारी चीजें। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो इस तरीके से मानव हृदय की अगर आप ध्यान से समझेंगे, यहां पर समझिए, तो इस तरीके से हमने आप लोगों को हृदय की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन और इसके प्रत्येक भाग को हमने इसको इन सभी को डिटेल से समझाया, प्रत्येक भाग को समझाया और उम्मीद करते हैं सभी को समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, हम बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक को, जो कि 2 नंबर में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है और बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2 नंबर के लिए, ठीक है ना। यहां से प्रश्न जरूर बनता है ना। वैसे मैं जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है, बट ये यहां से देखिए धमनी एवं सिरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धमनी क्या होती है और सिरा क्या होती है, इनके बारे में तो हमने आपको बताया। धमनी और सिरा में सबसे पहला इंपॉर्टेंट अंतर ही है, उसको समझ लो, है ना। सबसे पहले देखो धमनी में सबसे पहला पॉइंट कि धमनी का कार्य क्या होता है। देखो सबसे पहला कार्य धमनी का, कि धमनी का कार्य हृदय से रुधिर को अंगों तक ले जाना होता है। यानी धमनी क्या करती है, जो भी रुधिर आपका होता है, जो भी हृदय में रुधिर होता है उसको अंगों तक ले जाती है। यानी धमनी जो होती है, धमनियों का मुख्य कार्य अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो बताइए कि हृदय में ठहरा हुआ जो भी रुधिर होता है वो प्रत्येक अंग तक ले जाता है, वो आपका धमनी होती है, ठीक है ना। सिरा क्या कार्य करती है, शरीर में जितना भी आप लोगों का ब्लड यानी कि रुधिर होता है उसको आपको हृदय तक ले आती है। सिरा का कार्य रुधिर को विभिन्न अंगों से प्राप्त रुधिर को हृदय की ओर ले जाना होता है, ठीक है ना। इसका बाद देखिए धमनियों में सेकेंड पॉइंट है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। सिंपल सी बात, ठीक है ना। धमनियों में कैसा रुधिर, तो शुद्ध रुधिर होता है धमनियों में, और सिराओं में कैसा रुधिर होता है, तो अशुद्ध रुधिर होता है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है और सिराओं में क्या होता है, सिराओं में होता है कि रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है, ठीक है ना। इसके बाद चौथा पॉइंट इसमें हमारा है कि धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है। यानी कि जो आपकी धमनियां होती हैं इनकी जो भित्ति होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है व लचीली होती है, ठीक है ना, ढीली ढाली होती है, लचीली होती है। वह इनमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, यानी कि धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम सिराओं की बात करें तो सिराओं की जो भित्ति होती है पतली और कम लचीली होती है, यानी थोड़ी सी टाइट टाइप की होती है, और इनमें क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर समझ लीजिए धमनी और सिरा का अंतर। और इस तरीके से अगर इस पूरे को कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से 2 नंबर वाला प्रश्न भी बन जाता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन धमनी एवं सिरा में अंतर 4 नंबर के साथ 2 नंबर में जुड़ के आ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी इसको अलग से और कभी कभी बड़े क्वेश्चन के साथ जोड़ करके प्रश्न इससे पूछ दिया जाता है। इसलिए धमनी और सिरा में 4 अंतर आप लिख देंगे, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, कहीं पर आपको एग्जामिनर नहीं काटेगा। और इतनी आसान लैंग्वेज में लिखेंगे तो आसान से जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद में आप लोगों को मैंने जब पढ़ा रहा था तो हमने आपको बताया था भैया कि क्वेश्चन को हम पूरा कराएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका इसमें रह जाता था कि भैया आपको हृदय जो आपका होता है ना, हृदय, इसमें रुधिर परिसंचरण का जो मार्ग होता है ये किस तरीके से कार्य करता है, यानी रुधिर कैसे कहाँ जाता है, कहाँ सबसे पहले जाता है, कहाँ बाद में जाता है, तो वो सारी चीजें हम लोग रुधिर परिसंचरण में समझेंगे। और ये देखो अगर आपने चारों क्वेश्चन पर नजर डालोगे ना तो चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मानव हृदय के बारे में बताया, ये लेख द्वारा किस तरीके इसको स्पष्ट करना है कि पंप के रूप में क्यों कार्य करता है उसको भी बताया। इसकी मतलब कि इसकी आंतरिक संरचना को बताया, मानव हृदय की आंतरिक संरचना के प्रत्येक भाग को बताया, धमनी एवं सिरा में अंतर बताया। और इसको देखिए अनुदैर्घ्य काट का यानी कि अंदर की संरचना का प्रत्येक भाग का विस्तार से वर्णन बताइए तो वो भी बताया। और तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण का मार्ग ये रह जाता है, तो भैया इसको समझ लो। तो समझो अब हम बताने वाले हैं रुधिर परिसंचरण का मार्ग, यानी कि भैया जो आप लोगों का रुधिर परिसंचरण का मार्ग होता है वो किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले देखो मनुष्य में दोहरे परिसंचरण तंत्र का रेखी चित्रण, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है और ये 2 नंबर में भी आ जाता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हृदय में दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय व बायां निलय पाया जाता है, यानी 4 भाग होते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, अनऑक्सीकृत जो भी रुधिर होता है, यानी सबसे पहले जो भी आपका अनऑक्सीकृत रुधिर होता है, रुधिर 2 भागों में बढ़ता है भैया,
अनऑक्सीकृत रुधिर और आप लोगों का ऑक्सीकृत रुधिर, ठीक है ना। ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब जो भी खाते हैं पीते हैं उसमें रुधिर तो बनता ही बनता है, और भैया उसमें बनता है अनऑक्सीकृत, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है, यानी इसमें O2 उपलब्ध नहीं होती है। और अगर हम बात करें ऑक्सीकृत रुधिर की तो इसमें O2 पाई जाती है, ठीक है ना, इसमें O2 पाई जाती है। अनऑक्सीकृत रुधिर दाएं अलिंद में आ जाता है, और जो आप लोगों का ऑक्सीकृत रुधिर होता है यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वो सिंपल सा आपका बायां अलिंद में आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आपका दाएं अलिंद में आता है फिर ये दाएं निलय से अनऑक्सीकृत रुधिर फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से होकर के ये कहाँ जाता है, ऑक्सीकृत होकर के ये बाएं अलिंद में आ जाता है। सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो अनऑक्सीकृत रुधिर होता है यानी ऑक्सीकृत रुधिर होता है, इसके बाद देखिए बाएं अलिंद में आया और बाएं अलिंद से बाएं निलय में आया। जो भी आप लोगों का ऑक्सीकृत रुधिर होता है यानी जिसको हमें जरूरत होती है, जिस रुधिर की हमको जरूरत होती है वो रुधिर आप लोगों का बाएं निलय में आ जाता है। और इसके बाद देखिए उपयोगी रुधिर बाएं निलय से होते हुए यानी जो आपका ऑक्सीकृत रुधिर होता है वो शरीर के प्रत्येक अंगों तक चला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र काम करता है। सबसे पहले अनऑक्सीकृत रुधिर जाता है दाएं अलिंद में, फिर दाएं निलय में, इसके बाद ये फेफड़ों तक जाता है, फेफड़ों के बाद फेफड़े जो होते हैं इसको रुधिर को बाएं अलिंद में भेज देते हैं, और बाएं अलिंद क्या करता है कि जो आपका रुधिर होता है उसको बाएं निलय में भेज देता है, और बाएं निलय से होता हुआ रुधिर आपके शरीर के प्रत्येक अंग तक चला जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा कार्य करता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है ना। इसका आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, वरना मैं आपको इस पूरे की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को देख करके नोट्स इसके अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।